Hi everyone, welcome back to my channel. And first of all, I'm so sorry for the late response. मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट मंथ बहुत हेक्टिक था. Finally, we are in 2026. I want to post a video for all of you, but I couldn't. I do apologize for that. But from my side, I wish all of you a happy new year. इस साल में आप लोगों को जो अचीव करना है वो आपको मिले. आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस करो और आई विश कि आप लोगों का ये पूरा साल हैप्पीनेस से भरा हो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, दिस इज द 18th एपिसोड फॉर अनटिल आई फाइंड यू. लेट्स स्टार्ट द नरेशन. और सीन मूव होता है हॉस्पिटल में. प्रीन को लगा जैसे वो किसी बुरे सपने से जागा हो. उठते ही चिल्ला चिल्ला कर वो बेकी का नाम पुकारने लगा. बेकी, बेकी. उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था. उसकी आवाज सुनकर नाम और कर्क तेजी से कमरे में आए. फ्रीन, फ्रीन, तुम ठीक हो? नाम ने परेशानी से कहा. बेकी, बेकी को बहुत लगी है नाम. मुझे जाना है उसके पास. ये कहकर वो अपने हाथ से आईवी उतारने लगा. बढ़कर कमरे से बाहर जाने लगा बेकी को ढूंढने. कर्क ने नाम को इशारा किया. उन दोनों ने मिलकर फ्रीन को बिठा दिया. फ्रीन, काम डाउन फ्रीन. उसको सर में बहुत लगी है नाम. उसका खून निकल रहा था. मेरी बेकी को मेरी जरूरत है. मुझे जाना है उसके पास. ये कहकर वो बाहर जाना चाहता था. फ्रीन, काम डाउन. बेकी अब ठीक है. उस बात को 9 साल बीत चुके हैं. ये याद आते ही फ्रीन ने सर पकड़ लिया. हाँ, उस बात को तो 9 साल बीत चुके हैं. उनका एक्सीडेंट, 9 साल बाद बेकी का दोबारा उसकी जिंदगी में आना, उनका झगड़ों का प्यार में बदल जाना, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, वो तड़प, हर चीज तेजी से उसके दिमाग में घूमने लगी. बेकी, वो तो उसकी बीवी थी. हुनकुआ उन दोनों के दरमियान कब और कैसे आ गया? वो हुनकुआ की बीवी है, उसके बच्चे की माँ नहीं. वो उसकी बेकी है, सिर्फ उसकी. अब उसके माइंड में बस एक ही बात क्लियर थी कि बेकी उसकी बीवी है. उसने नाम और कर्क को देखकर कहा, मुझे बेकी से बात करनी है अभी. और वो दोनों खामोशी से उसे देखने लगे. ठीक है फ्रीन, तुम रिलैक्स हो जाओ. हम थोड़ी देर में तुम्हारी बेकी से बात करवाते हैं, नाम ने कहा. और वो फ्रीन को काम डाउन करने लगे, जो बेकी से बात करने के लिए बेकरार था. और सीन मूव होता है फुकिट में, बेकी के कमरे में. ये सब चीजें देखकर उसकी यादें वापस आ गई थी. आंखों से आंसू बहते जा रहे थे. चिल्ला चिल्ला कर वो फ्रीन को पुकार रही थी. उसकी मॉम उसकी चीखें सुनकर कमरे में आई. बेकी, क्या हुआ? मॉम, फ्रीन के मुंह से बहुत खून आ रहा था मॉम. मुझे उसके पास जाना है. मेरा फ्रीन दर्द में है मॉम. ये कहकर वो कमरे से निकलना चाह रही थी. उसकी मॉम ने उसे बेड पर बिठा दिया. बेकी, रिलैक्स करो, उसकी मॉम ने कहा. गहरी गहरी सांसें लो, उसकी मॉम ने कहा. वो बहुत पैनिक करने लगी थी. उसकी मॉम ने उसे तसल्ली दी और गले लगा लिया. वो उनके गले लगकर काफी देर रोती रही. फ्रीन बिल्कुल ठीक है. तुम मिली तो हो उससे? लगता है क्या कि उसे कुछ हुआ है? ये बात सुनकर बेकी को याद आया वो आंधी तूफान जैसा लड़का जो उसे एक सूखे पत्ते की तरह अपने साथ उड़ाकर ले गया, जिसकी आंखों में देखकर वो भूल जाती थी कि वो मैरिड है, एक बच्चे की माँ है. क्यों फ्रीन की बाहों में वो पिघल जाती थी. उसके करीब आते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी. उसके साथ पूरी दुनिया की परवाह नहीं रहती थी. फ्रीन वही इंसान था जिसे उसके दिल ने चुना था. वही इंसान, वो इकलौता इंसान जो उसके इतने करीब था. वो एक इकलौता इंसान जिसने उसे इतने करीब से छुआ था. उसका हस्बैंड, वो 9 साल बाद एक नया रूप लेकर उसकी जिंदगी में आ गया. और बेकी को अब समझ नहीं आ रहा था कि इन सब बातों के साथ कैसे डील करे. वो हैरान थी, परेशान थी.
और दिल में एक दुख था। रीन अब नीता का हस्बैंड है। उन दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। पहले क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन आज की दुनिया में वो खुनकुआ की बीवी है और रीन नीता का हस्बैंड। चीजें बहुत उलझी हुई हैं। वो यही सब सोच रही थी, तभी उसके फोन पर एक कॉल आई, उसी नंबर से, उसी इंसान की जिसे वो हर सांस के साथ याद करती थी। रीन उसे कॉल कर रहा था। बेकी काफी देर उसके नंबर को देखती रही और फिर उसने कॉल अटेंड की। उसने फोन अटेंड किया और सामने से रीन की आवाज आई, बेकी। उसका ये कहना था। बेकी का दिल जोरों से धड़कने लगा। रीन आप कैसे हैं? बेकी ने परेशानी से कहा। बेकी मुझे सब याद आ गया है, हम दोनों के बारे में, हमारे प्यार के बारे में। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ बेकी, मेरा इंतजार करना। उसकी ये बातें सुनकर बेकी की आंखों से आंसू गिरने लगे। आप कैसे वापस आ सकते हैं फ्रीन? नीता का क्या होगा? उसकी आवाज में एक दर्द था। नीता बहुत खुश है वो, और उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम दोनों एक हो जाएंगे। फ्रीन की बात ने बेकी को और हैरान कर दिया। उसे अच्छा लगेगा? ये गलत है फ्रीन। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम इस सिचुएशन में आ ही कैसे गए। मेरा दिल आपके प्यार से भरा हुआ है, आप जानते हैं, पर मैं किसी का घर नहीं तोड़ सकती। बेकी ने कहा। मुझे पता है मेरी बेकी किसी को दर्द दे ही नहीं सकती। नीता मेरी बीवी नहीं है। मैंने उससे शादी नहीं की। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार शादी की है, और एक ही लड़की है जिसने मेरा दिल अपना कर लिया। वो तुम हो। तुम मेरे दिल में धड़कन की तरह बसी हुई हो बेकी। मैंने नीता से शादी नहीं की। उस दिन नीता ने नोब से शादी की थी और मैं लंदन आ गया, और मुझे सब पता लग गया हमारे बारे में। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा हूँ बेकी, बहुत तरस रहा हूँ। रीन रोते हुए कह रहा था। बेकी की आंखों में भी आंसू आने लगे। मुझे कुछ याद ही नहीं था फ्रीन। किस्मत ने हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया है कि मैं अभी तक उसे समझने में लगी हूँ। उस एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई। सिर्फ एक ही चीज याद रही मुझे, कि मेरा दिल किसी के लिए धड़कता था। आज पता लगा कि वो किसके लिए धड़कता था, किसके लिए तड़पता था। मैंने आपको बहुत चाहा है फ्रीन, तब भी जब मैं आपको जानती थी, और तब भी जब मैं आपको नहीं जानती थी। मुझे माफ कर दो बेकी। मुझे बहुत पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें थाईलैंड में ले आकर सरप्राइज देना चाहता था। पूरी दुनिया के सामने बताना चाहता था कि तुम मेरी बेकी हो। पर किस्मत ने मुझे इस बात का वक्त ही नहीं दिया। वो अब हिचकियां ले लेकर रो रहा था। बेकी की आंखों से तेजी से आंसू गिर रहे थे। रीन प्लीज कम फास्ट। मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपको छूना चाहती हूँ, आपकी खुशबू को अपने अंदर फिर से महसूस करना चाहती हूँ। प्लीज कम बैक। मैं आ रहा हूँ बेकी, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। एंड आई प्रॉमिस इस बार दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। मैं आपका इंतजार करूंगी, बेकी ने कहा और फिर से रोने लगी। रीन भी रो रहा था। एक अजीब सी तड़प थी जो उन यादों की वजह से अब वो अपने अंदर महसूस कर रहे थे। वो एक दूसरे से मिलना चाहते थे, एक दूसरे को छूना चाहते थे, एक दूसरे में गुम हो जाना चाहते थे। अभी भी बहुत से सवाल खड़े थे, पर एक बात कंफर्म थी कि अब कुछ भी हो जाए वो बैकआउट नहीं करेंगे। उन्हें अब एक साथ ही हर मुसीबत में आगे बढ़ना था। और सीन मूव होता है लंदन हॉस्पिटल में।
फ्रीन अब पहले से बहुत बेटर था और थोड़ी देर में वो डिस्चार्ज होने वाला था। कर्क नाम को लेकर कैफेटेरिया में आ गया। सुबह से नाम और कर्क फ्रीन के लिए परेशान थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। कर्क ने उसके लिए चेयर खींची और उसे चेयर पर बिठाया और उन दोनों के लिए कॉफी ले आया। फाइनली भाई को सब कुछ याद आ गया है। अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, कर्क ने मुस्कुरा कर कहा। नाम ने भी हाँ में सर हिलाया। पर अब भी बहुत से सवाल खड़े हैं, नाम ने कहा। तो क्या हुआ, हम दोनों की जोड़ी है ना, धीरे धीरे सारे पजल सॉल्व कर देंगे, कर्क ने मुस्कुरा कर कहा। नाम भी हल्का सा मुस्कुरा दी। वैसे क्या कमाल का पेयर है ना हमारा, कर्क ने कहा। हाँ, नाम ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। तभी उसके फोन पर अलिसारा की कॉल आई। उसे देखकर वो थोड़ी परेशान हो गई। उसने कॉल अटेंड की। हाय पिसारा, कैसी हैं आप, नाम ने डरते हुए कहा। आगे से अलिसारा की एक गुस्से से भरी आवाज आई। मैं कैसी हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। तुम फ्रीन को लंदन ले गई, तुम्हारा दिमाग ठीक है, अलिसारा ने उसकी आवाज सुनी और फिर से गुस्से से बोली। पिसारा, मैं आपको सब समझाती हूँ, सब समझाती हूँ। माई फुट, उसे जल्दी से जल्दी वापस लेकर आओ। तुम्हें पता है ना उसकी अगर तबीयत बिगड़ गई तो, उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे नाम, तुम तो सब जानती हो, इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, अलिसारा उसे गुस्से से कह रही थी। बहुत जरूरी था उसे यहाँ लाना, हम बस ये कोशिश कर रहे थे कि उसे सब याद आ जाए। उसे याद करा के करना क्या है, वो लड़की तो कब से उसे छोड़कर जा चुकी है। अगर फ्रीन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अलिसारा बहुत गुस्से में थी। वो सॉफ्ट नेचर लड़की जिसका गुस्सा अनबेरेबल था, नाम को डराता जा रहा था। नाम ने उसका गुस्सा शांत करने के लिए बस एक ही बात बोली और अलिसारा चुप कर गई। रेबेका जो आपके बुटीक में है वो असल में फ्रीन की बीवी है क्या, अलिसारा ने शॉक होते हुए कहा। रेबेका जो आपके बुटीक में है असल में वो बेकी है, फ्रीन की बीवी। एक्सीडेंट के बाद वो एमनेशिया की वजह से सब भूल गई, जैसे फ्रीन सब भूल गया। अलिसारा को समझ नहीं आ रही थी कि उसकी बात पर कैसे रिएक्ट करे। अब इस बात का क्या फायदा था, वो लड़की किसी की बीवी थी। अब कुछ नहीं हो सकता था, या शायद कुछ हो सकता था। अगर फ्रीन को ये सब याद आ गया तो वो क्या करेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा इस बात को। वो परेशान होती जा रही थी। तुम लोग जल्दी वापस आओ, अलिसारा ने बस यही कहा। आपके लिए एक और न्यूज़ है, फ्रीन को अपने और बेकी के बारे में सब याद आ गया है। हम आज शाम की फ्लाइट से ही वापस आ रहे हैं। उसका ये कहना था कि अलिसारा और परेशान हो गई। पास्ट में क्या हुआ ये अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा, इम्पोर्टेंट ये है कि आगे क्या करना है। जिस लड़की की वो बात कर रहे थे अगर वो फ्रीन की बीवी थी भी तो आज उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो एक इंसान की बीवी है, उसके बच्चे की माँ है। फ्रीन अब क्या करेगा, उसे इन बातों से डर लग रहा था। उसने अपना सर पकड़ लिया परेशानी से। ठीक है तुम लोग आ जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है, अलिसारा ने ये कहा। मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ नाम, प्लीज फ्रीन का ख्याल रखना। अचानक अलिसारा की गुस्सैल आवाज फिर से वही सॉफ्ट आवाज बन गई जो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा थी। नाम मुस्कुराने लगी। आई अंडरस्टैंड पिसारा, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी और हम बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, नाम ने कहा। और उसके बाद फोन बंद हो गया। नाम से बात करने के बाद अलिसारा जब अपनी स्टडी में आई तो ह्योंजू और राइल अलिसारा के पेरेंट्स के साथ बैठे पुरानी एल्बम्स देख रहे थे। ह्योंजू फ्रीन की एक पुरानी पिक्चर देखकर हंस रहा था। अंकल फ्रीन उस टाइम भी कितने नॉटी थे ना, उसने मुस्कुराकर अपनी ग्रैंड माँ को देखते हुए कहा। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। और कोइंसिडेंस देखिए, ये बिल्कुल राइल जैसे दिखते हैं ना बचपन में, ह्योंजू ने कहा। और सब हंसने लगे। हाँ बिल्कुल,
जब पहली बार आप ये लिटिल यंग मैन लेकर आए थे तो मैं तो इन्हें देखकर शॉक्ड रह गई थी, अलिसारा की मॉम ने कहा। ऐसा लग रहा था मेरे सामने फ्रीन के बचपन की तस्वीर हो। अलिसारा कुछ सोचने लगी, तभी उसके डैड बोले, सिवाय इसकी आंखों के, इसकी आंखें तुम्हारी मॉम से नहीं मिलती, उन्होंने ह्यूंजू से कहा। रायल दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहा था, फिर कुछ सोचकर बोला, हो सकता है, पर मेरे डैडी कहते हैं कि मैं अपने डैडी जैसा दिखता हूँ और मुझे बड़े होकर अपने डैडी जैसा बनना है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। फिर फ्रीन के डैड ने कहा, हाँ बिल्कुल, जरूरी तो नहीं है कि आपकी शक्ल मिलती है तो आपका कोई रिलेशन भी हो। तुम्हें पता है, दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं और उसके लिए रिलेशन का होना जरूरी नहीं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है। वो मुस्कुरा कर ये कह रहे थे, पर अलिसारा गौर से रायल को देखती जा रही थी। उसकी आंखों की चमक वैसी ही जैसी खुद अलिसारा की आंखों में थी। उसकी बातों की सॉफ्टनेस बिल्कुल वैसी जिसके लिए अलिसारा पॉपुलर थी। उसकी इनोसेंस, और उससे भी ज्यादा वो बैठा हूबहू उसे अपने भाई की तस्वीर लग रहा था। स्पाइसी नूडल्स खाता, वही रंग रूप, वही कद-काठ। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है? ये जानने के बाद कि इस बच्चे की माँ और फ्रीन मैरिड थे, रिलेशन में थे, क्या इतनी सिमिलैरिटी पॉसिबल है किसी अनजान के लिए? वो ये सब सोचते हुए अंदर आई। क्या कर रहे हैं डैड? अलिसारा ने कहा। कुछ नहीं, बच्चों के साथ पुराने एल्बम्स देख रहे थे, उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अलिसारा उन्हें देखकर बोली, मैंने अंकल को घर ही बुला लिया है, आज सबका मेडिकल टेस्ट करवाना है। मेडिकल टेस्ट? पर अभी पिछले महीने ही तो करवाए थे, उसके डैड ने हैरान होकर कहा। हर महीने करवा लेना अच्छा रहता है डैड, और क्योंकि रायल भी यहाँ पर है तो इनका भी टेस्ट हो जाएगा। अलिसारा ने रायल को देखकर मुस्कुरा कर कहा। रायल उन्हें देखने लगा, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे टेस्ट की जरूरत नहीं है। अलिसारा मुस्कुरा कर बोली, आपके खून ह्यूंजू भी हर मंथ टेस्ट करवाते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ह्यूंजू उसे देखकर बोला, क्या हुआ लिटिल चैम्प, इंजेक्शन से डर गए? रायल उसे देखकर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी टेस्ट करवाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं डरता, मैं ब्रेव बॉय हूँ। ये सुनकर सब हंसने लगे और अलिसारा बड़े गौर से रायल को देखती रही। और सीन मूव होता है फुकिट में। बेकी की फ्रीन से कॉल पर बात हुए अभी लगभग 14 घंटे ही गुजरे थे। सुबह के 2 बज रहे थे। बाहर अंधेरा था। फुकिट में जोरों से बारिश हो रही थी, पर बेकी थी कि उसकी आंखों से नींद कहीं रूठ गई थी। उसकी आंखें फ्रीन को देखने के लिए बेताब थीं। वो उसी के बारे में सोचती जा रही थी जब उसके फोन पर एक कॉल आई। उसने नंबर देखा तो ये फ्रीन का था। फ्रीन, कैसे हैं आप? सब ठीक है इतनी रात को? बेकी ने कहा। फ्रीन मुस्कुरा कर बोला, तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो ना? बेकी ने मुस्कुरा कर कहा, मिस बहुत छोटा सा लफ्ज़ है जो मैं अभी महसूस कर रही हूँ। मैं बस तुम्हें अपनी बाहों में भर लेना चाहती हूँ, तुम्हारी खुशबू को अपने अंदर उतार लेना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा, तो रोका किसने है? आओ और गले लगा लो मुझे। क्या? बेकी को फ्रीन की बात समझ नहीं आई।
जरा अपने कमरे की बैल्कनी पे तो आना। इतनी तेज बारिश में चलती जब वो अपने कमरे की बैल्कनी में गई तो उसने अपने घर के लॉन के पास खड़े रेन को देखा, मेन गेट की दूसरी तरफ। इतनी तेज बारिश में वो भीग रहा था। बेकी के घर के सामने बेकी से बात होते ही वो लंदन से डायरेक्टली फुकेट के लिए निकल गया और फ्लाइट लैंड होते ही वो सबसे पहले बेकी को देखने आया। उसकी बेकी जो अपनी आंखों में उसका इंतजार लिए खड़ी थी, वो उसे देखती रही। खुशी थी कि काबू में ही नहीं आ रही थी। वो तेजी से चलती हुई घर के लॉन से बाहर गई और मेन एंट्रेंस खोलकर झटके से फ्रीन को गले लगा लिया। आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को चूमते जा रहे थे, एक दूसरे को टाइटली हग करते जा रहे थे। फ्रीन ने उसे बाहों में भर रखा था। उसने बेकी के चेहरे को थामा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। बेकी उसे अपने और करीब करती जा रही थी। फ्रीन ने उसे देखकर कहा, तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करवाया ना मैंने। बेकी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, असल में तो तुमने मेरा बहुत लंबा इंतजार किया है फ्रीन, पर अब मैं तुमसे एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। ये कहकर बेकी ने फ्रीन को दोबारा अपनी बाहों में भरा और उसे पैशनेटली किस करने लगी। एक किस जिसमें एक्सेप्टेंस थी, एक दूसरे पर पूरा हक था, एक अजीब सी खुशी थी। उन दोनों को अपने अंदर एक अलग सा कनेक्शन महसूस हो रहा था। लव मेकिंग तो उन्होंने पहले भी की थी, लेकिन आज ये लम्हा बहुत खास था। उसे बेकी वही बेकी महसूस हो रही थी जिसे उसने फर्स्ट वेडिंग नाइट पर अपना बना लिया था। बेकी को ये वही फ्रीन महसूस हो रहा था जो फटे कपड़ों और जूतों के साथ भी उसके लिए एक शहजादा था, उसका शहजादा। वो दोनों एक दूसरे के लिए अपने अंदर बिल्कुल वैसे ही तड़प, वैसा ही प्यार महसूस कर रहे थे जैसा 9 साल पहले किया था। बेकी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आप यहाँ आए, आप रुके कहाँ हैं? आप तो बहुत गीले हो गए हैं। बेकी उसे देखकर परेशान हो रही थी। अंदर चलिए, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ, बेकी ने परेशानी से कहा। फ्रीन ने उसके हाथ को पकड़ लिया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रीन ने अपने लिए एक पिकनिक वैन बुक कर रखी थी जिसकी तरफ उसने इशारा किया। बेकी कुछ नहीं बोली। फ्रीन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी वैन में ले आया। वैन अंदर से पूरी तरह हीटेड थी। वो धीरे धीरे अपने हाथों से बेकी को अनड्रेस करने लगा और खुद भी अनड्रेस होकर उसकी टॉप पर आ गया। उसने बेकी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहा, आई लव यू बेकी। मैं तुम्हारे बगैर बहुत तरसा हूँ, बहुत तड़पा हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। ये कहकर वो फिर बेकी को किस करने लगा। बेकी उसे अपने और करीब करने लगी। बेकी धीरे धीरे उसकी फिंगर्स को फ्रीन की चेस्ट पर मूव करने लगी। थोड़ी देर बाद किस ब्रेक करके
बेकी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर बोली, अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मैं खुद को तुमसे अलग कभी नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पर भी नहीं। आई प्रॉमिस। आई एम सॉरी फ्रीन, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। ये कहकर वो फ्रीन की टॉप पर आई और उसे नेक से लेकर शोल्डर तक किस करने लगी। फ्रीन उसके नीचे था, वो उसे हर जगह किस करते जा रही थी। आज वो दोनों अपने अंदर एक अलग सा जुनून महसूस कर रहे थे, एक दूसरे के लिए एक अजीब सी तड़प। बेकी फ्रीन की खुशबू को अपने अंदर महसूस करना चाहती थी। फ्रीन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो यूं ही एक दूसरे की बाहों में पिघलते रहे। फ्रीन उसकी टॉप पर आ गया और सॉफ्टली उसे किस करने लगा। बाहर बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन वैन के अंदर उन दोनों के वजूद एक दूसरे की गर्मी से, पसीने से भीगे हुए थे। फ्रीन उसे किस करता करता उसके सेंसिटिव स्पॉट पर आ रुका। उसका एक हाथ बेकी की लेफ्ट चेस्ट पर था और उसकी सेंसिटिव स्पॉट को अपने थंब से रब करता जा रहा था। उसका फेस बेकी की राइट चेस्ट पे था और वो धीरे धीरे उसे लिक करता जा रहा था। बेकी जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। फ्रीन का लेफ्ट हैंड धीरे धीरे बेकी की फ्लैट बेली से होता नीचे आने लगा और उसकी सेंसिटिव स्पॉट को रब करने लगा। फ्रीन, आई लव यू सो मच। बेकी की सांसें तेज हो रही थी। फ्रीन ने उसे और तेजी से लिक करना शुरू कर दिया, अपनी फिंगर को और तेजी से मूव करना शुरू कर दिया। बेकी पागल होती जा रही थी। वो अपने हर हिस्से पर फ्रीन को महसूस कर रही थी। जब बेकी कंप्लीट करने वाली थी, तभी फ्रीन रुक गया। बेकी उसे देखने लगी। ये क्या है? बेकी ने कहा। फ्रीन ने उसके चेहरे को थामा और उसे किस करते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है बेबी? अभी तो पूरी रात पड़ी है। फ्रीन ने कहा। बेकी नाराज होने लगी। फ्रीन, डोंट टीज मी प्लीज, आई वॉन्ट यू। उसका यह सुनना था कि फ्रीन मुस्कुराने लगा। हाउ मच यू वॉन्ट मी? बेकी उसे खुद के और करीब करने लगी, उसे किस करने लगी। आई कांट एक्सप्लेन हाउ मच आई वॉन्ट यू फ्रीन, प्लीज मेक मी योर्स। उसने ये कहा और फ्रीन मुस्कुराने लगा। उसने अपने वीक पॉइंट को बहुत लाइटली बेकी के वीक पॉइंट पर रब करना शुरू कर दिया। बेकी और ज़्यादा पागल होती जा रही थी। उसने दोनों हाथों से फ्रीन को थाम रखा था और अपने और करीब कर रही थी। थोड़ी देर फ्रीन उसे टीज करता रहा। फिर बेकी टर्न देके फ्रीन के टॉप पर आ गई और अपने वीक पॉइंट को बहुत जोर से फ्रीन के वीक पॉइंट पर पुश कर दिया। बेकी, उसके ऐसा करते ही फ्रीन की
सिसकी निकली। वो मौन करने लगा। बेकी उसे किस करने लगी, बहुत ही रफली, और अपने वीक पॉइंट को बहुत जोर से फ्रीन के वीक पॉइंट पर मूव करने लगी। थोड़ी देर में उन दोनों ने एक साथ कंप्लीट कर लिया और वह यूं ही फ्रीन की बाहों में पिघल कर सो गई। कुआ उस रात सो नहीं पा रहा था। लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान निकाल दी हो। एक अजीब सी एंजाइटी थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। कितने दिनों से वो ठीक से खा नहीं पा रहा था, पी नहीं पा रहा था। अब तो फ्रीन की शादी हो गई और बेकी, वो तो अब पूरी तरह से उसकी थी। तो ये एंजाइटी क्यों, ये परेशानी क्यों? वो खुद से ये पूछता जा रहा था, पर इसका कोई जवाब नहीं था, उसके अंदर भी नहीं। वो बस जल्द से जल्द बेकी को अपने पास देखना चाहता था, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल देखना चाहता था। और वो पूरी रात यूं ही एंजाइटी में घूमता रहा। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। जब बेकी की आंख खुली तो फ्रीन बड़ी गहरी नजरों से उसे देखता जा रहा था। वो अपने गिर्द ब्लैंकेट लपेटते हुए उठकर बैठी और फ्रीन को देखने लगी। क्या हुआ, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? बेकी ने पूछा। फ्रीन ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, मैं यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब एक सपना नहीं है। मेरी आंख खुलेगी और एक बार फिर मैं तुम्हें खो दूंगा। बेकी ने उसकी परेशानी को समझा, उसे और करीब किया और उसके फॉरहेड पर किस करके बोली, आई एम सॉरी फ्रेंड, मेरी वजह से आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। आई एम सॉरी फ्रेंड कि मैं बार बार आपके प्यार को छुटलाती रही, आपको बार बार छोड़कर जाती रही। बट आई प्रॉमिस, यहाँ से आके हम दोनों अलग नहीं होंगे। चाहे कुछ भी आ जाए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। फ्रेंड उसके वादे पर यकीन करना चाहता था, लेकिन ऐसा एक वादा वो पहले भी फ्रीन से कर चुकी थी। जब राइल की वजह से उसने अपने कदमों को रोक दिया। सवाल आज भी वही था। फ्रीन खामोशी से उसकी आंखों में देखता जा रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेकी, बहुत ज़्यादा। ये कहकर उसने बेकी को दोबारा से गले लगा लिया। यहाँ से हम दोनों एक साथ जाएंगे। तुम अब मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नीन ने कहा, नहीं अभी नहीं, बस कुछ दिन। हाँ, हम आज ही बैंकॉक जाएंगे, पर मुझे कुछ दिन यूकी के घर पर रहना चाहिए और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आपके साथ आपके घर पर नहीं जा सकती, बेकी ने कहा। फ्रीन एंजाइटी से बोला, पर बेकी ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। अभी हम एक साथ हैं। मैं इस मोमेंट को पूरी तरह जीना चाहती हूँ। अभी ये मत सोचिए। ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों बाद मुझे मेरा प्यार वापस मिला है। मैं इसे पूरी तरह महसूस करना चाहती हूँ, बेकी ने ये कहा और दोबारा फ्रीन को गले लगा लिया। और सीन मूव होता है बेकी के घर में। उसकी मॉम अभी सोकर उठी थी। जैसे ही उन्होंने फ़ोन चेक किया तो कुआ की ढेरों मिस कॉल्स आई थी। वो देखकर परेशान हो गई। उन्होंने उसे कॉल बैक की और दूसरी तरफ फ़ोन फ़ौरन ही उठा लिया गया। हाय मॉम, कैसी हैं आप? कुआ ने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहे थे, सब ठीक है? बेकी की मॉम ने पूछा। हाँ, मुझे पूछना था, बेकी साथ है आपके? उन्होंने जाकर बेकी का कमरा देखा। कमरे में नहीं, शायद वॉशरूम में है। कोई सीरियस बात है? नहीं,
एक हस्बैंड बस अपनी बीवी के बारे में पूछना चाहता था। इसके लिए कुछ सीरियस होने की क्या ज़रूरत है? आप प्लीज़ उसे कहिए कि जितनी जल्दी हो मुझे कॉल करे। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। उन कुआ ने कहा, ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। बेकी की मॉम ने जवाब दिया और फिर फ़ोन रख दिया और सीन मूव होता है बेकी के घर पर। बेकी सुबह-सुबह कहीं चली गई थी। उसकी मॉम उसके लिए बहुत परेशान थी। वो जैसे ही घर आई, उसकी मॉम दौड़ते हुए उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। बेकी, कहाँ थी तुम? इतनी सुबह कहाँ गई थी? उन्होंने परेशानी से पूछा। मॉम, मैं फ्रीन के साथ थी, बेकी ने कहा। उसकी मॉम उसे देखने लगी। चलो, अंदर बैठकर बात करते हैं। वो बेकी को अपने साथ अंदर ले गई और वो दोनों लाउंज में बैठ गए। उसकी मॉम ने उसे देखकर कहा, तो तुमने आगे क्या सोचा है? बेकी अपनी मॉम को देखकर बोली, मैं एक धोखे में 9 साल से जी रही थी मॉम। मेरे साथ अच्छा नहीं किया। डैड ने, कुआ ने मेरी यादें मुझसे छीन कर। सच तो यही है कि मैंने हमेशा फ्रीन को चाहा है। पर बेकी, रायल का क्या? उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? बेकी की मॉम ने परेशान होते हुए कहा, रायल कुआ का नहीं, फ्रीन का बेटा है मॉम। और ये बात आप और डैड भी जानते थे ना? बेकी की बात सुनकर वो खामोश हो गई। बेकी ने दुख भरी आंखों से उन्हें देखकर कहा, मैंने फ्रीन को बहुत चाहा है मॉम, और जितना मैंने उसे चाहा है वो उससे कई ज़्यादा मुझे प्यार करता है। उस दिन एक्सीडेंट में मैं कैसे बच गई जानती हैं? रायल कैसे बच गया जानती हैं? फ्रीन ने मेरी तरफ आती हुई मौत को अपने ऊपर ले लिया। ये तो किस्मत थी जो हम दोनों को दोबारा एक दूसरे के सामने ले आई। हमारा प्यार था जिसने हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ रखा था। लेकिन हमारे रिश्ते की एक बहुत मजबूत कड़ी है रायल। मैं बहुत जल्द फ्रीन को बता दूंगी कि रायल उनका बेटा है और खुनकुआ से डिवोर्स ले लूंगी। चीज़ों को इसी तरह ख़त्म होना था शायद, बेकी ने कहा। और बेकी की मॉम ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तुम जो भी डिसीजन लोगी, तुम्हारी मॉम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर उन्होंने बेकी को गले लगा लिया और सीन मूव होता है कैफेटेरिया में। बेकी को ड्रॉप करके टीन नाम और कर्क से मिलने आया था, जो कैफेटेरिया में उसका इंतज़ार कर रहे थे। रीन, कैसा है मेरे भाई? उसे देखकर कर्क ने उसे गले लगा लिया। नाम भी परेशानी से उसे देख रही थी। कल तो तुमने डरा ही दिया था, अब तुम बेटर फील कर रहे हो? नाम ने पूछा। हाँ नाम, मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। तुम दोनों का जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है यार। दोस्ती का हक अदा कर दिया तुम लोगों ने, रीन ने कहा और वो मुस्कुराने लगे। उसके बाद वो तीनों खामोशी से कैफेटेरिया में बैठे थे। पास्ट याद आ भी गया तो प्रॉब्लम प्रेजेंट में थी। बेकी खुनकुआ की बीवी थी, उसके बच्चे की माँ। रीन के साथ उसका रिश्ता कैसा था, अब इस बात की कोई अहमियत नहीं रही थी, ना ही सोशली और ना ही लीगली। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सवाल कई दिनों से उन दोनों को परेशान किए हुए था, खासतौर पर नाम को, जो किसी भी सूरत में ये पजल सॉल्व कर देना चाहती थी। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर नाम ने उससे पूछा, रीन, मैं खुश हूं कि तुम्हें अपने और बेकी के बारे में हर बात याद आ गई, पर तुम बताओगे कि ये सब हुआ कैसे? तुम्हें कुछ याद है? एक्सीडेंट के बाद कुछ भी? रीन खामोशी से कॉफी के कप को देखता रहा, फिर कर्क को देखकर बोला, कर्क मेरे भाई, तू हमेशा कहता था
कि खून कुआं जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। तू सही कहता था। उस कमीने ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझसे और बेकी से हमारी जिंदगी के इतने कीमती साल छीन लिए। नाम और कर्क एक दूसरे को देखने लगे। कुआं पर शक तो उन्हें बहुत पहले से था। कर्क ने फ्रीन से पूछा, तुम्हें कुछ पता है? उनके बारे में कुछ भी याद है? फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया। और सीन मूव होता है पास्ट में। एक्सीडेंट के बाद जख्मों से चूर फ्रीन हॉस्पिटल रूम में पड़ा था। उसकी बहुत सी हड्डियां फ्रैक्चर थीं। काफ़ी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी, लेकिन वो होश में था। तभी पैंट की पॉकेट में हाथ रखे खून कुआं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कैसे हैं मिस्टर सरोचा? क्या हाल हो गया आपका? उसने फ्रीन को देखकर तरस खाते हुए कहा। कुआं बेकी ठीक है? फ्रीन को लगा कि इससे ज्यादा बात करने की उसमें एनर्जी ही नहीं थी। खून कुआं उसके पास उसके बेड पर बैठ गया और उसे देखकर बोला, बेकी बेकी बेकी, क्या हाल कर दिया ना बेकी ने तुम्हारा। वो उसे देखकर कह रहा था। जानता है फ्रीन, बेकी सिर्फ 12 साल की थी। हमारे एरिया में एक लड़का था, स्कूल के पास घर था उसका। उसने गलती से एक दिन बेकी को किस किया था। वो देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊं तुझे। मैंने उस लड़के के होंठ जला दिए। अगर सिर्फ उसे किस करने वाले का मैं ये हाल कर सकता हूँ, तो तेरे तो पूरे बदन ने उसे छुआ। तुझे मैं कैसे माफ कर सकता था? तेरी हिम्मत कैसे हुई बेकी को टच करने की? 12 साल की उम्र से वो मेरी है, जानता है? उसे देखकर तभी मैंने फैसला कर लिया था कि यही मेरी बीवी बनेगी। उसे अपनी बीवी मानता हूँ मैं। और किसी की बीवी पर टोटे डालते हुए तुझे शर्म नहीं आई? पर तुझे शर्म क्या आएगी? तू तो अमीर ज़्यादा है ना। नकली गरीबी का नाटक करके उस बेचारी को फंसा लिया तूने, है? तूने एक गरीब बनकर मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली। अब इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। मीन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे ये सब कुछ एक डरावने ख्वाब सा लग रहा था जिससे वो बस जाग जाना चाहता था, पर जाग कर भी उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी। उन कुआ उसे देखकर हंसते हुए बोला, जानता है दोस्त होने के फायदे? तेरे मॉम डैड तुझे ढूंढते फिर रहे हैं। मैंने बेकी का न्यू बॉयफ्रेंड बनकर उन्हें डिवोर्स पेपर्स दिखा दिए, जिन पर बेकी का ओरिजिनल साइन है, ताकि वो उसे चेज ना करें। और जब तक वो तेरे पास पहुंचेंगे, तब तक तू तो कुछ बताने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि मुर्दे तो बोलते नहीं हैं। उसकी ये बात सुनकर फीन और शॉक्ड हो गया। उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। वो खुद को बचाना चाहता था, पर उसका कमजोर शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। पता है, पहले मैं तुझे इतना दर्द नहीं देने वाला था। मैंने सोचा कि तू आराम से थाईलैंड चला जाएगा, बेकी यहीं रहेगी, तुम दोनों को बस एक दूसरे के नाम से डिवोर्स पेपर भेजूंगा और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि सब खत्म हो जाएगा इजीली। फिर मैंने सोचा कि मेरी औरत के साथ सोने वाला, मेरी उन कुआ की होने वाली बीवी को छूने वाला, उसे सजा ना दूं तो ये तो ठीक नहीं रहेगा। तो क्या सजा होनी चाहिए? तेरे लिए जो भी सजा होती वो कम थी फ्रीन, तुझे तो मरना पड़ेगा। ये कहकर खून कुआं ने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया। नींद का दम घुटने लगा। उसका कमजोर शरीर तड़पने लगा। खून कुआं उसको देखकर मुस्कुराता जा रहा था। टेंशन मत ले, थोड़ी देर में तू इजीली मर जाएगा।
ज्यादा दर्द नहीं होगा तुझे? ये कहता वो उल्टे कदमों चलता उसके रूम से निकल गया। ऑक्सीजन सप्लाई के बंद हो जाने की वजह से, दिमाग तक ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से प्रीन कोमा में चला गया। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि आधी रात पर राउंड्स पर किसी डॉक्टर ने उसकी बिगड़ती कंडीशन को टाइम पर देखा और उसकी जान बच गई। हुन कुआ ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो जुर्म जो उसने 9 साल पहले किया था, आज वो जुर्म उसके सामने आ जाएगा। उसने फ्रीन को मारने की पूरी कोशिश की थी। ये तो फ्रीन की किस्मत थी या बेकी का प्यार, या शायद उसके बच्चे की अट्रैक्शन जो उसे दोबारा जिंदगी की तरफ ले आई। और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। नाम और कर्क को यकीन नहीं आ रहा था। फ्रीन की बातों पर वो हैरान से फ्रीन को देख रहे थे। आर यू श्योर फ्रीन, ये खून कुआ ने किया? कर्क हैरान था। खून कुआ इतना ब्रूटल हो सकता है? तुमने बेकी को बताया? नाम ने परेशानी से कहा। अभी उसे नहीं बता सकता। अभी हम बहुत सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं नाम। उसे ये बता दूंगा तो वो बहुत डर जाएगी। अभी बेकी को नहीं डरा सकता। फ्रीन ने कहा। तो तुमने आगे क्या सोचा है? कर्क ने पूछा। बेकी मेरी है और मेरी रहेगी। मैं मौत से लड़कर उसके लिए वापस आया हूं और अब मैं मौत तक उसका साथ निभाऊंगा। मौत की बात मत करो, क्योंकि अभी तुम्हें और बेकी को बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, नाम ने मुस्कुराकर कहा और उसके हाथ पर हाथ रख दिया। फ्रीन भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। और सीन मूव होता है खून कुआ के घर पर। नॉर्मल रूटीन की तरह जब काम से वो घर वापस आया तो मास्टर बेडरूम से कुछ आवाजें आ रही थीं। जब वो चलता अंदर गया तो बेकी बेड पर बैग खोले खड़ी थी। बेकी तुम आ गई? उसकी आवाज में एक खुशी थी। बेकी मुड़ी। तुम सामान अनपैक कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहकर खून कुआ आगे बढ़ा उसे अपनी बाहों में भरने के लिए। बेकी ने अपने हाथ से उसे रोक दिया। खून कुआ उसे देखने लगा। बेकी, क्या हुआ? वो उसकी आंखों में देखकर कह रहा था। आज बेकी की आंखें बहुत अलग सी लग रही थी। ये आंखें वैसी तो नहीं थी जैसी तब थी जब बेकी फुकिट गई थी। उस वक़्त इन आंखों में पछतावा था। खून कुआ के साथ अपने रिश्ते को निभाने की डिटर्मिनेशन थी, लेकिन आज उसकी आंखें बहुत अजनबी लग रही थीं। बेकी उसे देखकर बोली, कुआ, मैं सामान अनपैक नहीं कर रही। मैं अपनी सारी चीजें यहाँ से लेकर जा रही हूँ। मैं आपके घर से जा रही हूँ। घर से? घर से कहाँ जा रही हो बेकी? खून कुआ कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी मॉम से कोई बात हुई है तो मैं बात करता हूँ ना उनसे, खून कुआ ने कहा। बेकी उसे देखने लगी। मुझे जाना होगा कुआ, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। बेकी ने उसे एक और शौक दे दिया। साथ नहीं रह सकते? क्या मतलब साथ नहीं रह सकते? मैं आपसे डिवोर्स ले रही हूँ। डिवोर्स? पर क्यों? बेकी तुम पागल हो गई हो। खून कुआ ने उसे देखकर गुस्से से कहा। मैं तुम्हें किसी हाल में डिवोर्स नहीं दूंगा। हमारा एक बच्चा है, हमारी एक फैमिली है। तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ था फुकिट में? खून कुआ ने पूछा। बेकी ने उसे देखकर कहा, मुझे सब याद आ गया है कुआ। हर एक बात, हर एक चीज जो मेरे पास से जुड़ी थी। खून कुआ उसे शॉक्ड सा देखने लगा। या याद आ गया?
बेकी ने हाँ में सर हिलाया। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मैं राइल को लेकर कुछ दिन के लिए यूकी के पास रह रही हूँ और बहुत जल्द हमारा डिवोर्स हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि हम हर चीज़ को लीगल वे में तरीके से सेटल करें। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाहती हूँ मैं। प्लीज़ मेरी इस आखिरी रिक्वेस्ट को मान लीजिए। बेकी उसे देखकर कह रही थी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे एक बार फिर से रिजेक्ट करके या छोड़कर नहीं जा सकती बेकी। शादी कोई मजाक नहीं होती। उन कुआ की आंखों से अब गुस्से से आंसू बहने लगे। वो बेकी को देखकर कह रहा था, और मुझसे डिवोर्स लेकर करोगी क्या? इनके पास चली जाओगी? उन कुआ का वो डर जो उसे रातों को सोने नहीं देता था, अब उसके सामने आ खड़ा हुआ था। बेकी उसे देखकर बोली, मुझे उसके पास जाना होगा। अभी मैं उसके पास नहीं जा रही क्योंकि राइल को ये सब समझाने में मुझे कुछ वक्त लगेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही मेरा प्यार है। वो इंसान जिसे मैंने पूरी दुनिया से लड़कर अपना बनाया था। मुझे उसके पास जाना है कुआ। आई एम सॉरी। उन कुआ उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिर रहे थे। हमने हमने एक साथ 9 साल बिताए हैं बेकी। 9 साल। इन 9 सालों में क्या एक भी बार, एक भी दिन तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? उसकी आवाज रोई हुई सी लगने लगी। बेकी उसे देख रही थी। अब बेकी की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इन 9 सालों में आपकी मोम की बातें सुनकर, आपके घर के काम करके, आपके लिए हर चीज करके मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। मैंने हमेशा इन चीज़ों में खुशी ढूंढी क्योंकि मुझे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, सच्चा प्यार। हॉस्पिटल में मेरी आंखें खुलने के बाद मैंने आपकी कही हर एक बात पर यकीन किया क्योंकि मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं राइल की वजह से। पर आज मुझे पता लगा कि वो सब एक झूठ था, एक फरेब जिसमें आपने मुझे 9 साल से बांध रखा है। अब इस फरेब में मेरा दम घुटने लगा है। मैं अब इस फरेब में और नहीं रह सकती। मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मुझे गुजरे 9 साल और अपनी हर एक तकलीफ याद आती है। आपका धोखा याद आता है। क्यों किया आपने ऐसा बेकी? मैंने बस तुम्हें सहारा दिया। आपने मुझसे झूठ बोला था कुआ। हर बात के साथ मुझे ये भी याद आ गया कि आपने मुझसे झूठ बोला था कि फ्रीन मर चुका है। उन कुआ उसे देखता जा रहा था। तभी सीन मूव होता है पास्ट में। एक्सीडेंट के फौरन बाद जब बेकी की आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। सर पर गहरी चोट लगी थी। आंखें खुलते ही जिस एक इंसान को उसने अपने पास पाया वो खुन कुआ था। कुआ, फ्रीन किधर है? वो रोई हुई आंखों से फ्रीन को हर जगह ढूंढने लगी। बेकी, बेकी रिलैक्स करो। फ्रीन अब नहीं आ सकता। उन कुआ ने उसे दिलासा देते हुए कहा। नहीं आ सकता? क्या मतलब है? मुझे देखना है उन्हें। उन्हें बहुत चोट लगी थी। कुआ, उनके मुंह से खून आ रहा था। मुझे जाना है फ्रीन के पास। मुझे जाने दे। बेकी, फ्रीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमने एक्सीडेंट में उसे खो दिया। ये सुनने की देर थी कि बेकी पैनिक करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी हालत काबू में नहीं आ रही थी। कुछ दिन यूं ही बीते।
उसका फ्रीन उसे छोड़कर चला गया। ये सदमा वो बर्दाश्त कर ही नहीं पा रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और तभी कुआ को डॉक्टर ब्लिंक का ख्याल आया। एक डॉक्टर जिनका सेमिनार उसने कुछ टाइम पहले अटेंड किया था। प्लिंग ऐसे लोगों की मदद करती थी जो किसी हादसे से गुजरे हों। हाय डॉक्टर, मैं कुआ, डॉक्टर प्लिंग अपने कैबिन में बैठी थी जब कुआ उनसे मिलने आया। यस, प्लीज हैव अ सीट। थैंक्स डॉक्टर, मुझे आपसे एक पेशेंट के बारे में बात करनी है। और उसने पैकी की सारी हिस्ट्री डॉक्टर प्लिंग को बताई। कुछ ऐसा कीजिए कि वो अपने हस्बैंड के बारे में भूल जाए। इससे उसे बाकी ज़िंदगी जीने में आसानी होगी। हमने बहुत कोशिश की पर वो बहुत सदमे में है। इस तरह तो वो अपनी जान दे देगी। प्लिंग ने बेकी की एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स देखी। उस कार क्रैश में किसी का भी बचना पॉसिबल नहीं था। तो उसने मान लिया कि कुआ सच कह रहा है। ठीक है, मैं पेशेंट के साथ सेशन करूंगी, लेकिन जैसी उसकी मेंटल कंडीशन है ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। मैं उसकी यादों को उसके सबकॉन्शियस माइंड में बंद कर दूंगी। लेकिन 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 पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, शायद अपनी बीती बातें वो भी खो बैठे। कोई भी उसका एरा शायद उसे याद ना रहे। कुआ सोचने लगा, दैट्स ओके डॉक्टर, लेकिन अगर उसे सब याद रहा और उसने अपनी जान ले ली, उससे तो बेटर यही है कि वो सब कुछ भूल जाए। एटलीस्ट लाइफ में मूव ऑन तो करे। प्लिंग ने कुछ सोचा और फिर बोली, ठीक है, तो मैं उसके साथ एक सेशन करूंगी और उसकी हर याद को उसके सबकॉन्शियस माइंड में बंद कर दूंगी। लेकिन आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि इस हादसे से जुड़ी हुई कोई भी बात उसे याद ना आए। अगर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात हुई जिसने उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर दिया, तो उसे सब कुछ वापस याद आ जाएगा। प्लिंग ने ये कहा। कुआ ने हाँ में सिर हिला दिया। डोंट वरी डॉक्टर, मैं ये ख्याल रखूंगा। आप प्लीज़ अभी उसकी जान बचा लीजिए, वरना सदमे से वो मर जाएगी। और फिर वैसा ही हुआ। प्लिंग ने बेकी के साथ सेशन किया और उसकी सारी यादों को उसके सबकॉन्शियस माइंड में बंद कर दिया। जैसे ही बेकी की मॉम ने उसे उसके पास से जुड़ी चीज़ें दिखाईं, तो उसके माइंड में वो सारी यादें वापस आ गईं और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। आपने मुझसे झूठ बोला था कि फ्रीन इस दुनिया में नहीं रहा। वो झूठ नहीं था बेकी। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा था कि वो मर गया है। मुझे उसकी लाश तक नहीं मिली थी। तो फिर आपने मुझसे ये क्यों कहा कि उसका फ्यूनरल हो गया है? आप मुझसे झूठ पे झूठ बोलते चले गए और मैं 9 साल इस झूठ में जीती चली गई। पर अब बहुत हुआ। अच्छा यही है कि हम हर बात को आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल कर लें। मैं आपके साथ और नहीं रह सकती। कुआ ने गुस्से से उसे देखकर कहा, नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़कर। मैं गरीब हूँ और फ्रीन अमीर है, इसीलिए जा रही हो ना तुम मुझे छोड़कर। बेकी ने उसे देखकर कहा, कुआ, अगर आपको याद हो तो जब मैंने फ्रीन को चुना था तब मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है। मेरे लिए वो एक गरीब लड़का था जिसके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय प्यार के। पर फिर भी मैंने उसे चुना। मेरे दिल ने उसे चुना। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे जाने दीजिए।
नहीं जा सकती तुम बेकी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हुनकुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेकी ने अपना हाथ छुड़ाया, सूटकेस बंद किया और घर से निकल गई। बेकी हुनकुआ को छोड़कर जा रही थी। ये देखकर उसकी आंखें लाल होने लगी, दिमाग एक जुनून से भरने लगा। बेकी अपना सामान लेकर मेन डोर की तरफ बढ़ रही थी। वो खामोशी से वास उठाकर उसके पीछे चलने लगा। हाथ में पकड़ा वास वो उसके सर पर मारने ही वाला था। तभी तभी डोरबेल बजी। हुनकुआ का हाथ रुक गया। बेकी आगे बढ़ी और उसने दरवाजा खोला। सामने यूकी खड़ी थी। हाय बेकी, मैं तुम्हें लेने आई थी। वो अंदर आई और हुनकुआ को भी देखकर उसके सामने रिस्पेक्ट में झुक गई। कैसे हैं कुआ? यूकी ने कहा। मैं ठीक हूँ, हुनकुआ ने कहा। बेकी ने एक नज़र हुनकुआ को देखा, फिर यूकी को देखकर बोली, चलो हम चलते हैं। यूकी ने बेकी का एक बैग ले लिया और वो दोनों घर से निकल गए। अगर आज यूकी ना आती तो हुनकुआ किसी भी कीमत पर बेकी को जाने ना देता। हाथ में पकड़े हुए उस वॉस को उसने जमीन पर दे मारा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बेकी, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें और तुम्हारे उस फ्रीन को। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें उस हरामजादे की भी नहीं होने दूंगा। हुनकुआ ने ये कहा और सर पकड़ लिया। और नेक्स्ट सीन में हमें फास्ट ड्राइविंग करता हुआ फ्रीन दिखाया जाता है। बेकी उसे बिना बताए अकेली अपने घर चली गई थी सामान लेने। वो बहुत डरा हुआ था। सालों पहले वो हुनकुआ की हैवानियत देख चुका था। अगर उसने बेकी को कुछ कर दिया तो? इस डर से उसका दिल भरा हुआ था। वो जानता था कि बेकी कभी झूठ नहीं बोलती। वो हुनकुआ को हर बात बता देगी। वो बहुत परेशान था, तेज गाड़ी चला रहा था। तभी बेकी की कॉल आई। बेकी, बेकी तुम ठीक हो ना? उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर बेकी ठहर गई। हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने आपको बताया था ना, मैंने कुआ से बात कर ली है और अब मैं यूकी के घर पर हूँ। वो सेफली यूकी के घर पर हैं। ये सुनते ही फ्रीन का दिल सुकून से भर गया। फ्रीन, आप राइल को यूकी के घर ड्रॉप करवा दीजिएगा, बेकी ने कहा। राइल अभी तक अलिसारा के घर पर था। बेकी बैंकॉक वापस आई है, ये अभी किसी को भी पता नहीं था। ओके, मैं करवा दूंगा उसे ड्रॉप, फ्रीन ने कहा। बेकी ने उसकी आवाज़ में बेचैनी को महसूस किया और प्यार से बोली, फ्रीन। फ्रीन ने कहा, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। बस ये याद रखिएगा। फ्रीन मुस्कुराने लगा। मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है बेकी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा और उसकी मीठी बातें सुनकर बेकी भी मुस्कुराने लगी। ठीक है, तो मैं राइल को यूकी के घर छोड़ दूंगा, फ्रीन ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन रखने के बाद फ्रीन काफ़ी देर राइल के बारे में सोचता रहा। हुनकुआ जैसा आदमी बेकी को डिज़र्व नहीं करता, पर राइल उन दोनों के रिश्ते की एक बहुत ही मजबूत कड़ी था। बेकी का और हुनकुआ का बेटा। चाहकर भी फ्रीन इस सच्चाई को बदल नहीं सकता था। ये सोचकर उसकी आंखें लाल होने लगी कि हुनकुआ ने उसकी बेकी को छुआ। 9 साल वो उसके कितने करीब रहा। वो दोनों एक ही बेड शेयर करते रहे। ये बातें उसे पागल कर रही थीं। राइल का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था।
वो बच्चा जिसके आंसू वो रेजिस्ट कर ही नहीं पाता था। वो यही सब सोच रहा था। तभी अलेसारा की कॉल आई। हाय पीसारा, कैसी हैं? रीन ने कहा। मैं ठीक हूँ। तुम बैंकॉक वापस आ गए हो? अलेसारा ने पूछा। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। रीन ने कहा। चलो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या अभी मेरे घर आ सकते हो? अभी? रीन ने टाइम देखा। रात के 11 बज रहे थे। ठीक है, मैं आता हूँ, रीन ने कहा और फ़ोन रख दिया। अलेसारा हाथ में पकड़ी डीएनए रिपोर्ट देख रही थी, जो 99% मैच कर रही थी। वो बच्चा, वो अनजाना बच्चा, जिसके साथ उसके सब घरवाले एक अजीब सा प्यार, एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस करते थे, उनका अपना था। उसके भाई का बेटा, रीन का बेटा। वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। रीन का हक था ये जानना कि राइल उसका बेटा है। वो ये सब सोच रही थी और फ्रीन का इंतज़ार करने लगी। और सीन मूव होता है अलेसारा के घर। अभी अभी फ्रीन उसके घर में आया था। अंकल फ्रीन! उसे देखकर हिंजू दौड़ता हुआ उसके करीब आया। वो और राइल लाउंज में बैठे गेम्स खेल रहे थे। राइल भी फ्रीन को देखकर रिस्पेक्ट में खड़ा हो गया और सर झुकाकर मिला। कैसे हैं आप? उसने सर झुकाकर कहा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फ्रीन ने उसे देखकर प्यार से पूछा। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, बहुत लेट हो गया है। इन बदमाशों ने अभी तक खाना नहीं खाया। फ्रीन, तुम खाना खाओगे? अलेसारा ने पूछा। और वो सब खाने के लिए बैठ गए डाइनिंग पर। राइल बहुत शौक से स्पाइसी फूड खा रहा था। अलेसारा खामोशी से फ्रीन को देख रही थी, जो बहुत चुप बैठा था। खाने के बाद बच्चे दोबारा गेम खेलने लगे। अलेसारा और फ्रीन लाउंज में उनके पास एक सोफे पर बैठ गए। आपने मुझे बुलाया, पीसारा, कोई काम है? फ्रीन ने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रही फ्रीन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं जानती हूँ कि रेबेका वही लड़की है जिससे तुमने लंदन में शादी की थी, अलेसारा ने कहा। फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया। वो मेरी बेकी है, मेरा पहला और इकलौता प्यार। फ्रीन, मुझे इसी बारे में तुमसे बात करनी थी। पहले मुझे लग रहा था कि तुम किसी का घर तोड़ रहे हो, पर चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी हमेशा सच नहीं होती। बेकी तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फ्रीन अलेसारा की बातें सुन रहा था, पर आज वो बड़े गौर से राइल को देख रहा था। उसकी आंखें, उसके बाल, उसका चेहरा। मैंने राइल का डीएनए टेस्ट करवाया था, ये कहकर अलेसारा रिपोर्ट निकालने लगी, जब फ्रीन ने उसे रोक दिया। नहीं, तुम मत बताओ मुझे। वो राइल को देखता रहा। मुझे ये खुद बेकी के मुंह से सुनना है, उसने ये कहा। अलेसारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा फ्रीन, तुम बस हिम्मत रखना। अपनी बहन का सपोर्ट मिलते ही उसको बहुत कॉन्फिडेंस फील होने लगा। राइल, आपकी मॉम ने मुझे कहा था कि आपको आपकी आंटी यूकी के घर छोड़ दूं। आपकी मॉम वहीं पर हैं। मामा आ गई हैं? राइल खुशी खुशी खड़ा हुआ। मैं सारा सामान बस मैं अभी थोड़ी देर में पैक करके आता हूँ अंकल, उसने ये कहा और ह्यूंजू के कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में राइल अपना सारा सामान पैक करके फ्रीन के साथ आया। अब वो दोनों यूकी के घर जा रहे थे। फ्रीन ने राइल से पूछा, इतने दिन से आपकी मामा घर पर नहीं है, आपके
डैडी ने आपको कॉल नहीं की? राइल की आंखों में एक अजीब सी उदासी आ गई। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फ्रीन ने दोबारा पूछा, आपके डैडी आपसे प्यार करते हैं? राइल उसे देखकर नाराजगी से बोला, हाँ अंकल, मेरे डैडी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो दुनिया की सबसे अच्छी डैडी हैं। उसे वो दिन याद आया जब फ्रीन ने उससे कहा था कि उसके पेरेंट्स अलग हो जाएंगे। वो बात याद आते ही उस नन्हे से बच्चे में वो गुस्सा भी वापस आ गया। ओके, आई एम सॉरी, फ्रीन ने कहा। रायल ने उसे देखकर कहा, नो अंकल, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। ये कहकर रायल ने सर झुकाया। फ्रीन मुस्कुराने लगा। फ्रीन सामान के साथ रायल को लेकर यूकी के घर चला गया। खुद फ्रीन, कैसे हैं आप? यूकी ने रायल को और फ्रीन को देखकर कहा, मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। फ्रीन ने भी सर झुकाया। थोड़ी देर में बेकी चलती आई। अगर कोई और वक्त होता तो वो झटके से फ्रीन को गले लगाकर चूम लेती, पर सामने यूकी और रायल भी थे। मोमा, ये कहकर रायल तेजी से आगे बढ़ा और झटके से बेकी के सीने में अपने सर को छुपा लिया। मैंने आपको बहुत मिस किया मोमा, रायल मुस्कुरा कर कह रहा था। मैंने भी अपने बेटे को बहुत मिस किया। ये कहकर उसने रायल के गालों पर किस किया। फ्रीन गौर से उन दोनों को देख रहा था। रायल अपना सामान लेकर यूकी के साथ चला गया और फ्रीन ने बेकी से कहा, बेकी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, ज़रा मेरे पास गाड़ी में आती हो? फ्रीन ने कहा। उसके बाद वो दोनों फ्रीन की कार में बैठे थे। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, उसने बेकी को देखकर कहा। क्या रायल सच में हुनकुआ का बेटा है? बेकी उसकी आंखें देखने लगी, फिर मुस्कुरा कर बोली, उसके चेहरे को थामते हुए, इन 9 सालों में मैंने कभी किसी और मर्द को मुझे छूने नहीं दिया। मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे मैंने अपने इतने करीब आने दिया, और वो आप हैं। फ्रीन उसकी बातों को समझ रहा था, फिर भी ना समझते हुए बोला, क्या कहना चाहती हो तुम? बेकी ने उसे करीब किया। उन दोनों के सर के किनारे एक दूसरे से छू रहे थे। वो फ्रीन की एंजाइटी को अपने अंदर उतार लेना चाहती थी। उसे करीब करके बोली, रायल आपका बेटा है फ्रीन, वो हम दोनों का बेटा है। उस एक्सीडेंट में आपने सिर्फ मुझे नहीं, हमारे बच्चे को भी बचाया अपनी कुर्बानी देकर। ये सुनने की देर थी कि फ्रीन ने उसे बाहों में भर लिया। क्या क्या सच में रा, रायल मेरा बेटा है? फ्रीन सरोजा का बेटा है वो? उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके इमोशंस एक्सप्लेन करना मुश्किल था। वो खुश था, नर्वस था, परेशान था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे, जिनमें दुख भी था। वो मेरा बेटा है, रायल, रायल हमारा बेटा है बेकी। वो बार बार बेकी से पूछ रहा था। बेकी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी अपनी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वो मेरा चैम्प है, वो मेरा बेटा है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फ्रीन ने कहा, वो आप ही का बेटा है, और किसी का बेटा कैसे हो सकता था फ्रीन? मैंने अपने दिल को सिर्फ एक ही इंसान के लिए खोला, और वो आप हैं। मैंने आपके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा।
चाहे मेरे पास मेरी यादें हों या ना हों। वो उसे देखकर कह रही थी, राहिल, राहिल मेरा बेटा है। अचानक ही उसकी आंखों में खून उतरने लगा। तो उस कमीने ने मुझसे सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मुझसे मेरा बच्चा भी चुराया। जान से मार दूंगा मैं उसे। प्रीन की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। तुम उतर जाओ गाड़ी से, प्रीन ने कहा। प्रीन प्रीन सुनिए मेरी बात को। मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे यकीन था कि आपका रिएक्शन बहुत स्वेयर आएगा। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे बेकी, मैं जाकर उस कमीने का खून कर दूंगा। बेकी ने बड़ी मुश्किल से प्रीन को रोका। नहीं नहीं प्रीन, इधर देखिए, मेरी आंखों में देखिए। भूल जाइए सबको, जो हुआ सब भूल जाइए। अब हम तीनों साथ हैं, मैं, आप और राइल। हम तीनों मिलकर एक नया घर बनाएंगे। प्लीज बिल्कुल परेशान मत होइए। जो पहले हो चुका है उसे भूल जाइए। वो उसकी आंखों में देखकर कह रही थी। प्रीन उसे क्या बताता कि ये सब जो हुआ उसकी वजह खुद हुआ ही था। बेकी के साथ वो दोबारा यूकी के घर के अंदर गया। राइल अब सोने के लिए जा चुका था। वो धीरे से जाकर उसके बिस्तर के पास बैठ गया, प्यार से उसके बाल सहलाने लगा। उसके बेटे ने उसके बिना ये वक्त कैसे गुजारा, उन कुआ जैसे आदमी के साथ वो ये सोच रहा था। उसने राइल का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से चूम कर बोला, आई एम सॉरी बेटा कि मैं इन दिनों में तुम्हारे पास नहीं था। आई एम सॉरी कि जब भी तुम गिरे तुम्हें उठाने के लिए मैं नहीं था, जब तुम्हें चोट लगी उसे साफ करने के लिए मैं नहीं था, जब तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ रहा था तब मैं नहीं था। पर अब तुम्हारे डैड हैं तुम्हारे साथ और मैं अपने बेटे को इस दुनिया की हर चीज़ ला कर दूंगा। वो प्यार से सोए हुए राइल के बाल सहरा रहा था, उसके चेहरे को चूम रहा था। उसकी आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेकी कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। प्रीन काफी देर यूं ही सोए हुए राइल से बातें करता रहा, फिर उसके बिस्तर के पास ही अपना सर रखकर वहीं सो गया। ये एक बहुत बड़ा दुख था जो प्रीन अपने अंदर महसूस कर रहा था। उसने अपने बेटे की जिंदगी के सबसे कीमती दिनों को मिस कर दिया। बेकी महसूस कर सकती थी उसकी तकलीफ को। अगर मुमकिन होता तो वो वक्त को पीछे ले जाती और वो हादसा होने से पहले ही रोक देती जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। और इसी के साथ एपिसोड 18 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।